हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 का जो बुक है उसको कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग क्लास 8 का जो बुक है उसको पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने 3 लेसन को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग चौथे लेसन का अध्ययन करेंगे। चौथे लेसन का नाम है न्यायपालिका। तो इस लेसन में हम लोग न्यायपालिका के बारे में देखेंगे कि न्यायपालिका क्या होती है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग केवल उन्हीं पॉइंट को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में जहाँ से कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर न्यायपालिका के कार्यों के बारे में दिया गया है कि न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। तो न्यायपालिका के कौन कौन से काम होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका के कौन कौन से काम होते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला काम दिया है कि विवादों का निपटारा। तो न्यायपालिका का काम होता है कि विवादों का निपटारा करना। वह कौन कौन से विवादों का निपटारा करती है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। तो जो न्यायपालिका होती है वो न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी नागरिक का अन्य नागरिकों के साथ जो भी विवाद हो जाता है, या फिर नागरिक व सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाता है, या फिर दो राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद होता है, या फिर राज्य सरकारों व फिर केंद्र सरकारों के बीच में कोई भी विवाद होता है, तो उस विवाद को हल कराने का काम जो है वो न्यायपालिका करती है। अगला फिर है न्यायिक समीक्षा। कि न्यायिक समीक्षा किसको कहा जाता है, तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है, तो संविधान की व्याख्या का अधिकार वो न्यायपालिका के पास है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो जो न्यायिक समीक्षा है वो किसको कहते हैं, तो न्यायिक समीक्षा उसको कहते हैं कि यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो जो वो न्यायपालिका है वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसी चीज़ को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आधारभूत ढांचा जो है ये केशवानंद भारती का जो केस है उसमें पारित किया गया था। अगला है फिर कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। तो जो न्यायपालिका है उसका अगला कार्य है कि कानूनों की रक्षा करना तथा व्यक्तियों का जो मूल अधिकार है उनका क्रियान्वयन करना। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो जैसे कि अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जा सकता है। अगला फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति यह न्यायालय भी अपने संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, जिस दिन की हमारा देश गणतंत्र बना था। और फिर आगे दिया है कि अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी संसद भवन के भीतर था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये 1937 से 1949
तक यह जो सुप्रीम कोर्ट है ये संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। और जो नया सर्वोच्च न्यायालय का जो दिल्ली में इमारत है उसमें 1958 में इस इमारत में सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। तो शक्तियों का बंटवारा क्या होता है? शक्तियों के बंटवारे के बारे में हम लोग देखते हैं। यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। तो जो शक्तियों का बंटवारा होता है यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका में दखल नहीं दे सकती हैं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। तो शक्तियों के बंटवारे का यही मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जो होती हैं वो न्यायपालिका के काम में किसी भी तरह की दखल नहीं दे सकती हैं। और जो अदालतें होती हैं वो सरकार के अधीन नहीं होती हैं, बल्कि जो अदालतें होती हैं वे स्वतंत्र होती हैं। न ही वे सरकार के अधीन होती हैं और न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। आगे फिर है, शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो शक्तियों का बंटवारा है इसको दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का जो है वो दखल ना हो। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो न्यायाधीश होते हैं उनको एक बार नियुक्त हो जाने के बाद में उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। उनको ऐसे साधारण बहुमत से हटाया नहीं जा सकता है, बल्कि उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, तब जाकर के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आगे दिया है, न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। जो न्यायपालिकों को ये स्वतंत्रताएं दी गई है वो अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। तो देश के नागरिक हैं उनको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा कौन करता है? तो उनकी रक्षा जो है वो न्यायपालिका करती है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो यहाँ पे दिया है कि हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। तो हमारे जो देश में अदालतें होती हैं वो कितने स्तर पे होती है? तो हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तरों पे अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहा जाता है। तो जो सबसे निचली स्तर की अदालतें होती हैं और जो सबसे निचली स्तर की अदालतें होती हैं उनसे लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है और उनको अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहा जाता है। यह अदालतें आमतौर पर जिले या फिर तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। तो जो जिला अदालत होती है वो किसी जिले या फिर तहसील के स्तर पर या फिर किसी शहर में होती है। यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। तो जो जिला न्यायालय होती है यह भी बहुत तरह के विवादों की सुनवाई करती है। फिर आगे है कि प्रत्येक राज्य जो है वो जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। तो हर जिले का एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है और जो उच्च न्यायालय होता है वह उस राज्य का सबसे ऊंची अदालत होती है।
हमारे देश में अभी कुल मिलाकर के कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे इसमें दिया है उच्च न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो जो राज्यों में सबसे ऊपरी न्यायालय होता है उसको उच्च न्यायालय कहते हैं और उच्च न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है और यह देश की सबसे उच्च न्यायालय है, मतलब कि सबसे बड़ी अदालत है। जो देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय कोई भी फैसला देता है तो उसके फैसले को सभी अदालतों को मानना जरूरी होता है। हमारा जो न्यायालय है, जो हमारी अदालतें होती हैं, न्यायपालिका की संरचना ये पिरामिडाकार होती है। जैसे कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद फिर राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं उसके बाद वो हो गए, तो उनकी संख्या 25 है और फिर जो जिला अदालतें होती हैं उनकी संख्या और भी ज़्यादा है। तो इस तरह से इसका आकार एक पिरामिड की तरह बन जाता है। तो हमारे जो न्यायालय है उसकी संरचना एक पिरामिडाकार है। आगे फिर कुछ उच्च न्यायालयों के स्थापना के बारे में दिया गया है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो पहले दिया है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के जो उच्च न्यायालय हैं, इन तीनों ही उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई थी। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। जो दिल्ली उच्च न्यायालय है इसका गठन 1966 में हुआ है। आज देश भर में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और चंडीगढ़ का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब और चंडीगढ़ का जो साझा उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो वो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है। आगे फिर दिया है दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। तो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों के जो क्षेत्र हैं वो गुवाहाटी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। आगे फिर इसमें दिया है कि 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती उच्च न्यायालय और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। तो 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में उच्च न्यायालय बनाया गया है और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय बनाया गया है। आगे फिर दिया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक ही पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ भी हैं। तो इसमें दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यायालय की सुविधा पहुंच सके, इसके लिए कुछ उच्च न्यायालयों के राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ भी बनाए गए हैं। आगे फिर दिया गया है कि हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कैसी है। तो जो हमारा न्यायालय है वो पिरामिडाकार है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर चुका है। आगे फिर इसमें दिया है कि भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था जो है वो कैसी है? तो भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं।
तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का ही मतलब होता है कि जो ऊपरी अदालत है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसके जो फैसले होते हैं वो जो नीचे की सारी अदालतें होती हैं उनको मानना होता है। आगे फिर है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया कोई भी फैसला सही नहीं है, तो वह उसमें ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जो निचली अदालतें हैं वो उनका फैसला सही नहीं है, तो वो उस फैसले के खिलाफ उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। और फिर जैसे कि दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा था, तो इस मुकदमे में यही था कि एक लक्ष्मण कुमार की जो पत्नी थी सुधा गोयल, उनका विवाह हुआ था तथा वो लोग उनको परेशान करते थे दहेज के लिए और उनको जला करके मार दिया गया था। तो जो सुधा के परिवार वाले थे उन लोगों ने जो जिला न्यायालय होता है उसमें अपील की है, तो उसमें जो जिला न्यायालय है वो सुधा के जो ससुराल वाले थे उसमें ससुराल वालों को सज़ा सुनाई गई, तो ससुराल वाले जो हैं वो उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किए और उस उच्च न्यायालय का जो फैसला आया उसमें उच्च न्यायालय के फैसले में उनको बरी कर दिया गया। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया, तो यहाँ पर दिया गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जब उच्च न्यायालय ने उनको बरी कर दिया, तो उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी गई और जो यह अपील थी, यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन्स लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। तो जो उच्च न्यायालय है उसके फैसले के खिलाफ फिर से कौन ये मुकदमा दायर किया था, तो यह अपील जो है वो इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन्स लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से फिर दोबारा से ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो फैसला है उस फैसले के खिलाफ दूसरी तरह से न्याय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया। सुभाष चंद्र जो थे वो जो लक्ष्मण थे उनके बड़े भाई थे, तो उनको बरी कर दिया गया, लेकिन सुभाष और उसकी मां को सजा दिया गया। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि जो निचली अदालतें होती हैं, अगर निचली अदालतों के जो फैसले होते हैं वो सही नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ जो ऊपर के न्यायालय होते हैं उसमें अपील किया जा सकता है। फिर आगे इसमें अधीनस्थ न्यायालय के बारे में दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। तो इनको किन किन नामों से संबोधित किया जाता है, तो इन्हें ट्रायल कोर्ट या फिर जिला न्यायालय या फिर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर सिविल जज न्यायालय आदि नामों से भी बुलाया जाता है। तो इन नामों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो जिला न्यायालय है इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अगला फिर है कि दहेज हत्या ये जो है ये किस तरह का अपराध है। तो जो दहेज हत्या है यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक या फिर फौजदारी कानून का उल्लंघन है। तो जो दहेज हत्या का मामला है एक फौजदारी कानून है, फौजदारी कानून का उल्लंघन है। आगे फिर फौजदारी और दीवानी जो कानून होते हैं उसके अंतर के बारे में दिया गया है कि फौजदारी कानून और दीवानी कानूनों में क्या क्या अंतर होता है। तो जैसे फौजदारी कानून के बारे में देखते हैं, तो जो फौजदारी कानून होते हैं ये व्यवहार या फिर क्रियाओं से संबंधित होते हैं। तो जो फौजदारी कानून होते हैं ये व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिसे कानून में अपराध माना गया है, जैसे कि चोरी हो गया, दहेज के लिए औरतों को तंग करना और हत्या, ये जो है ये सब फौजदारी कानून के उल्लंघन से संबंधित अपराध माने जाते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट या फिर प्राथमिकी जिसको कि FIR कहा जाता है,
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है, यह दर्ज कराई जाती है। इसके बाद फिर पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है, और अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है या फिर उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। और जो दीवानी कानून होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि दीवानी कानून क्या है। तो जो दीवानी कानून है इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या फिर अवहेलना से होता है। तो जो इसका संबंध होता है दीवानी कानून का, ये व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या फिर अवहेलना से संबंधित होता है। जैसे कि जो फौजदारी कानून होता है वो तो अपराधों से संबंधित होता है, और जो दीवानी कानून होता है वे व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से होता है। जैसे उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि जो ये विवाद होते हैं ये दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या फिर किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। आगे है कि अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान खाली करे और बाकी किराया चुकाए। जैसे कि फौजदारी कानूनों में तो ये होता है कि दोषी अगर पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है या फिर जुर्माना हो सकता है। और दीवानी कानून का उल्लंघन करने पर, अगर जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि जैसे मकान मालिक और किराएदार के बीच का विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान खाली कर दे और बाकी किराया जो है वो चुका दे। तो यहाँ पर हम लोग दीवानी और फौजदारी कानूनों के अंतर के बारे में हम लोग देखे हैं कि दीवानी कानून और फौजदारी कानून क्या क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर होते हैं। अब हम लोग अदालतों के बारे में देखते हैं कि अदालत जो है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें दिया है कि अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। जैसा कि इसमें दिया है कि अदालत की सेवाएं तो सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तविकता में देखें तो गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अदालत में जाने पर बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है। तो गरीबों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि, और न ही इतना पैसा होता है कि वे न्याय पाने के लिए अदालत में जा सकें। आगे फिर दिया है कि 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की थी। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था कब विकसित की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था 1980 के दशक में विकसित की थी। आगे फिर है कि इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो जो PIL है, जो जनहित याचिका है, तो इसको ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे संस्था की तरफ से दायर की जाती है जिनके की अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। और यह जो याचिका होती है, जो जनहित याचिका होती है, यह उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जाती है। ये जो यहाँ पे वर्ड आया है PIL, तो PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये जो जनहित याचिका है, ये जनहित याचिका है PIL, इसको अमेरिका से लिया गया है। और भारत में जनहितवाद के जनक जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती जो थे, वो PN भगवती जनहितवाद के जनक हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो ये PIL जो जनहित याचिका है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। आगे है
आगे है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन दिया जाता है, जिसको कि मिड डे मील कहा जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो मिड डे मील की व्यवस्था हुई है, वो भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई है। और आगे दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। तो जो भोजन का अधिकार है, वो हमारा एक मौलिक अधिकार है, और यह मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो हमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, तो उसी के अंतर्गत दिया गया है कि भोजन का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के लिए जितने भी ज़रूरी जो भी ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती हैं, उसको हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। जैसे कि भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, ये सब जो अधिकार हैं, ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तियों को दिया गया है। आगे फिर यहाँ पे दिया है कि अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो जो ये भोजन का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। आगे फिर इसमें दिया है, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वाद में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। तो ये ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम का जो मुकदमा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, और यह फैसला दिया कि आजीविका का जो अधिकार है, वो भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जो जीवन का अधिकार का हिस्सा आजीविका के अधिकार को कब बताया गया। तो ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया था। आगे फिर यहाँ पे दिया भी है, 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया यह फैसला है कि झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसमें जैसे कि ये आजीविका बचाने के अधिकार ये कहाँ से आया था, तो जो मुंबई में जो सड़कों के किनारे झुग्गी बना कर के लोग जीवन यापन करते हैं, तो उनको हटाने के लिए ये वहाँ के लोगों ने ये मुकदमा दायर किया गया था कि वहाँ के लोगों को वहाँ से सड़कों पर से हटा दिया जाए। तो इसी के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि अगर उनको वहाँ से हटाया गया, तो उनके आजीविका का अधिकार को हम लोग छीन लेंगे, और फिर उनको जीवन जीने के लिए जो आजीविका का अधिकार है, उसको समाप्त हो जाएगा, जो कि उनका एक मूल अधिकार है। तो उनको खाने पीने के लिए फिर कहाँ से पैसा आएगा। तो ये जो फैसला है, ये ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया था। इस लेसन में बस इतना ही था। इस लेसन में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, जहाँ से भी यहाँ इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, तो आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम लोग जो अगला लेसन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।